माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ करियर पॉइंट। तो बेटा कैसे हो सब लोग? रैंक शेपर कोर्स में जो फिजिक्स का आज का सेशन है, जिसमें हम वेव्स और डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं मतलब सवाल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। वेव्स जो है, वेव, इसको हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं समझना है, ठीक है। केवल जो अपने का सिलेबस में है ना कि वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है, उससे रिलेटेड हमें बस सवाल करने हैं। स्टैंडिंग वेव्स पे सवाल करना है, डॉपलर इफेक्ट पे करना है, और वेव्स से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स पर, ठीक है। तो आगे सभी बच्चे, हाँ बेटा एक नया चैनल है हमारा, ठीक है, हेलो जैद। तो बेटा जल्दी से इस सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो इस सेशन को, ताकि हम इस सेशन को जल्दी से शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो शेयर करो। चलिए, तो शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बेटा अगर आपके पास यह ऐप नहीं है तो ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। इस ऐप की वजह से पूरे कोविड में न जाने कितने लोगों ने इसको यूज करके एक अच्छी रैंक स्कोर की है, ठीक है। तो दूसरी चीज, रैंक शेपर कोर्स के साथ साथ जो यूट्यूब पे चल रहा है, उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटा 5 फुल सिलेबस टेस्ट जो है आपको दिए जा रहे हैं केवल और केवल 99 रुपीज में, ठीक है। बहुत ही मिनिमल प्राइस है यार, पिज्जा भी नहीं आता इतने में, तो ठीक है। तो बहुत आप इसका फायदा उठा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा बेटा, रिविजन करने में, रिविजन करते दौरान टेस्ट लेना बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। क्यों टेस्ट लेना अच्छा रहता है? क्योंकि आप अपने आप को जज भी कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा कंसेप्ट है जो वीक रह गया है, जिसके बारे में आपको पढ़ना बाकी है, ठीक है। केवल रीडिंग लगाने से रिवीजन अच्छे से नहीं होता, ठीक है, वो भी एक पार्ट है रिवीजन का, लेकिन जजमेंट भी करना होता है, ठीक है। तो 5 फुल टेस्ट सीरीज के लिए बेटा आप ये चूज कर सकते हो, और ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा ऐप पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अगर आपको यूनिट वाइज टेस्ट चाहिए तीनों सब्जेक्ट के, प्लस 5 फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए, तो बेटा आप इसे ले सकते हो केवल 399 में, ठीक है। बहुत ही मिनिमल प्राइस है, 29 टेस्ट आ जाएंगे इतने में, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इससे होगा क्या, इससे आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा पढ़ने में, ठीक है। रेगुलरली टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि यूनिट वाइज टेस्ट में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर वीक रह गया है तो वो पकड़ में आ जाएगा, किससे? केवल ये टेस्ट देने से, ठीक है। और डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो बेटा देरी ना करते हुए जल्दी से ये ऐप डाउनलोड करो और इसे परचेज कर लो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्या पीएम सर लाइव आने वाले हैं। पीएम सर लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बैठे कोटा कोचिंग का फायदा कैसे उठा सकते हो। क्योंकि बेटा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर आप अपने घर पे हो, कोटा नहीं आ सकते, तो बेटा आप घर बैठे बैठे सेम सिस्टम का बेनिफिट उठा सकते हो ऐप के थ्रू। तो बेटा ये सेशन बिल्कुल बहुत जरूरी है, ठीक है। 11 से 12 बजे तक का ये सेशन है 14 मार्च का, तो बेटा इसे अटेंड जरूर कीजिए, ठीक है। प्लस गुरुकुल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में अगर आपको जानना है तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 14 मार्च को ये सेशन होगा शाम को 4 से 5 बजे तक, ठीक है। तो यहां जाकर सभी बच्चे रजिस्टर कर लो। देखो ये जो दे रखा है ना, ये सारा का सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा ही, ठीक है। तो बेटा इस साइट पर जाके आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन जो, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। आज के सवाल जो हमें करने हैं वेव्स के, शुरू करते हैं, ठीक है। एक जर्नल सवाल पे से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बेटा ये बहुत ही आसान सवाल है, मैं चाहता हूं सभी बच्चे जल्दी से अटेम्प्ट करके इसका आंसर दो, ठीक है। जो बेसिक डेफिनेशन होती है, बेसिक वेव की इक्वेशन जो होती है, उस वेव की इक्वेशन पे सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, 10 by pi sin 2 pi by t into t minus 2 pi by lambda into x। आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर दो, ठीक है। इसके बाद मैं भी कराऊंगा अगर आपसे कोई गलती होती है। हेलो अनीश्वर, बेटा शेयर करते रहो यार। हाँ बेटा नया चैनल है ये सीपी जयपुर का, शेयर करते रहो, सभी बच्चे शेयर करो, बुलाया करो यार अपने दोस्तों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो चुका है, पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो समय समाप्त होने वाला है, समय समाप्त, समय समाप्त।
चलिए तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। वेव की जर्नल इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस 5 ही लिख देते हैं, चलो ठीक है, इनिशियल फेज की अगर बात करें तो बेटा कौन सी इक्वेशन है? ये ऐसी इक्वेशन है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि देखो ओमेगा टी और के एक्स के बीच में नेगेटिव साइन है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, ठीक है। वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से सुनना, ट्रांसवर्स वेव है ये। ट्रांसवर्स वेव है मतलब वेव के जो भी पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलरली मोशन कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, क्योंकि साइनसॉइडल वेव है तो सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं, और वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये वेव जा रही है। अच्छा, अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो इस वेव में कौन भाग रहा है? वेव की वेलोसिटी है v। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एनर्जी और मोमेंटम इस रफ्तार से दौड़ रहे हैं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज जीरो। सारे के सारे पार्टिकल कर क्या रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलग चीज है, वेव की वेलोसिटी अलग चीज है। वेव वेलोसिटी मतलब एनर्जी किस रफ्तार से दौड़ रही है वेव में, और पार्टिकल वेलोसिटी मतलब पार्टिकल किस स्पीड से एसएचएम कर रहा है। अच्छा, इक्वेशन देखो, वेव वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट है। वेव वेलोसिटी की बात करें, वेव स्पीड वो क्या होता है? ओमेगा बाय के। लेकिन पार्टिकल स्पीड की बात करें, वो तो अलग अलग है। अलग अलग क्यों है पार्टिकल की स्पीड? क्योंकि बेटा सारे पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहे हैं। साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट डांस कर रहे हैं ये, ठीक है। तो आपको पता है एसएचएम करते हुए पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है? सेंटर पे। और मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन को, ये y क्या है? y बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। ये अकेली इक्वेशन सभी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को एक साथ शो कर रही है। अगर इस y को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा x पोजीशन पे रखे हुए पार्टिकल की किसी t टाइम पे वेलोसिटी, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए बेटा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज dy बाय dx। करो बेटा इसको डिफरेंशिएट, क्या निकल के आएगा? वैसे तो ये जनरल इक्वेशन है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या है ये? 10 बाय पाई, ठीक है। साइन का हो जाएगा cos ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू t माइनस k, k इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज 2 पाई बाय t। तो ध्यान से सुनना, ये क्या निकल के आया है? dy बाई dx। बेटा ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, किसी ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी जो x पोजीशन पे है किसी t टाइम पर, ठीक है, किसी t टाइम पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो कि x पोजीशन पे है। अच्छा, इसने क्या कहा गया है? इसने कहा है कि वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अब मैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, dy बाय dx, ठीक है, मैक्सिमम। बेटा कितना हो जाएगा? कॉस फंक्शन की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो dy बाई dx मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ये पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना आया? 20 बाई टी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 20 बाई टी। और वेव स्पीड कितनी है? वेव वेलोसिटी कितनी है बेटा? वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई टी। के क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो वेव वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई? लैम्डा बाई टी। बस सवाल में बचा ही क्या है? अब करना ही क्या है सवाल में भाई? क्या होगा आंसर? क्या निकाल सकते हैं इसका आंसर आप? बस पुट करना है हमें। वेव वेलोसिटी जो कि ये है लैम्डा बाई टी, lambda by t is the wave velocity is 2 times the maximum particle velocity. Maximum particle velocity is this. So 2 times maximum particle velocity 20 by t. ठीक है,
तो यहां से लैम्डा कितना निकल के आ गया 40। और क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से हम पता नहीं लगा सकते कि यूनिट क्या है, तो ऑप्शन को देखकर यूनिट लगा सकते हैं पता। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए 40, तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे सवाल में ये गिवन होना चाहिए था कि लैम्डा जो है वो सेंटीमीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड्स में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। ठीक है, बेटा 2 पाई बाय लैम्डा क्यों आएगा? वेट वेट वेट, इसको डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। ओके, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बेटा, क्योंकि पार्टिकल स्पीड क्या होती है? वाई तो है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा वाई, तो वाई को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड आएगी, इसलिए डी वाई बाई डी टी करना है हमें, और मल्टीपल में आएगा 2 पाई बाय टी। ठीक है, वेव इक्वेशन होती क्या है? कोई भी एक्स पोजीशन पे कोई पार्टिकल है, एक्स पोजीशन पे कोई भी पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट किसी टी टाइम पे कितना होगा, यही होता है वाई। इसका वाई नेगेटिव है इस टाइम पे, इसका वाई पॉजिटिव है इस टाइम पे। ठीक है, इसलिए पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए इस y को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, वेव वेलोसिटी निकालने के लिए ओमेगा बाई के। हाँ बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये चीज एक डाउट आया है कि हमने x को कांस्टेंट क्यों माना। बेटा सुनो, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, किसी भी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, किसी भी एक पार्टिकल को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसका मतलब उसका x तो फिक्स है, इसलिए x कांस्टेंट। इस पार्टिकल को मैंने ऑब्जर्व किया, इस जो x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका एसएचएम का इक्वेशन है ये, और उसका वेलोसिटी का इक्वेशन है ये। ठीक है, तो उसका x तो फिक्स है, इसलिए डिफरेंशिएट करते टाइम x का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, वेव्स थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसकी फील आने में बहुत समय लगता है। ठीक है ये आसान, आसान क्यों है? क्योंकि बेटा ज्यादा है ही नहीं सिलेबस में, सिलेबस में केवल बेसिक बेसिक चीजें हमने पढ़नी है, ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आप केवल ये सेशन भी देख रहे हो ना, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है? तो बेटा जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप इंस्टा सब जगह शेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ही तो हो हमारे ब्रांड एम्बेसडर। समझ में आया क्वेश्चन सभी बच्चों को? तो आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इस सवाल में एक चीज मिसिंग है, देना चाहिए था कि x सेंटीमीटर में है और t जो है सेकंड में है। ठीक है, अगर देता तो अच्छा रहता, बस ऑप्शन देख के भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 40 आ चुकी है, तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, अगर ऑप्शन होता 40 सेंटीमीटर, 40 किलोमीटर, 40 मीटर और 40 मिलीमीटर, तब हमें दिक्कत आती, तो ऐसे दिक्कत आएगी नहीं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। ठीक है, सेशन में बने रहना है सभी बच्चों को, क्योंकि सवाल से भी अपन सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट की फील नहीं आती है, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल किए नहीं होते हैं, तो सवाल देख लेंगे, तो सवाल एज एन एग्जाम्पल हो गया, तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, लेंथ कितनी है 20 मीटर, is suspended from rigid support. A short wave pulse is introduced at the lowest end. It starts moving up the string. The time taken to reach the support is. ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जेई में आप इसी टाइप के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जेई में बड़ा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, इंटीग्रेशन की एक बार फील आ गई तो कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ध्यान से सुनना, अगर एक स्ट्रिंग है जिसका टेंशन है t, उसमें अगर हम वेव जनरेट कर दें, तो वेव की वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइड बाय म्यू। ओके, t क्या है? टेंशन, और म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर हम वेव जनरेट कर रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, क्या है? अंडर रूट टी बाई म्यू। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टेंशन कम कर दोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, इस सवाल में क्या कहा गया है? इस सवाल में बेटा ये कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, यूनिफॉर्म मतलब जिसका मास पर यूनिट लेंथ या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की एक लेंथ है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये रही भाई हमारी स्ट्रिंग, दिस इज अवर स्ट्रिंग। हालांकि सवाल में ये गिवन नहीं है कि स्ट्रिंग का मास है, बट इट इज ऑब्वियस, क्योंकि इस पे वेव चल रही है, तो ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, इस पे कुछ ना कुछ मास होगा।
ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे ही सस्पेंड कर दूं, क्या इसमें टेंशन होगा या नहीं? पहले इस बात का जवाब दो मुझे। अगर इस पूरी स्ट्रिंग को हम ऐसे ही छोड़ दें, क्या इसमें टेंशन होगा? याद करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ते थे तो क्या सीखते थे कि अगर आइडियल स्ट्रिंग है और नीचे कोई भी मास नहीं लगा रखा है तो टेंशन जीरो। लेकिन अगर आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, इसका खुद का मास है, तो खुद के मास की वजह से इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा, क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही होगी। तो इस स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन है, और इस स्ट्रिंग का टेंशन सभी पॉइंट पे अलग अलग है। अलग अलग क्यों होगा? ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट की बात करूं कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो बेटा इस पॉइंट की टेंशन के लिए ध्यान से सुनना, नीचे वाले का एफबीडी बनाओ, नीचे वाले का एफबीडी बनाओ, नीचे वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, टेंशन ऊपर। इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इसके नीचे वाले का एफबीडी बनाओ, इसके नीचे वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और टेंशन ऊपर। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे वाले पॉइंट पे mg फोर्स कम है, क्योंकि नीचे लटका हुआ मास कम है, इसलिए टेंशन भी कम होगा। ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन फोर्स ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा मास को सपोर्ट कर रखा है। तो नीचे से यदि हम ऊपर जाएंगे तो टेंशन इंक्रीज करेगा, ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो टेंशन डिक्रीज करेगा। तो इस पूरी स्ट्रिंग में हर अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है। तो अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या था? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। नीचे से ऊपर जाते हुए वक्त जो हमने वेव पल्स नीचे जनरेट करी वो ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेंशन बढ़ेगा, वेव वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी वेव वेलोसिटी के नीचे से ऊपर जाने तक की जर्नी में वेव की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि वेव की स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे वाले एंड से एक्स डिस्टेंस पर कितना टेंशन होगा, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं म्यू इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो टेंशन एट एक्स डिस्टेंस above लोअर एंड कितना होगा टेंशन? ध्यान से सुनना, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ का मास म्यू, यानी 1 मीटर लेंथ का मास म्यू, 2 मीटर लेंथ का मास 2 म्यू, 3 मीटर लेंथ का मास 3 म्यू, ठीक है। तो x मीटर लेंथ का मास कितना होगा? x इंटू म्यू। इस x म्यू मास पर mg फोर्स कितना लगेगा? x इंटू म्यू इंटू जी। इसका मतलब यह हुआ केवल इस नीचे वाले पोर्शन का एफबीडी बनाऊं तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना है? x इंटू म्यू इंटू जी। और क्योंकि ये रेस्ट में है मतलब इतना ही फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, तो इस पॉइंट पे बेटा टेंशन कितना निकल के आ गया? x इंटू म्यू इंटू जी। क्या यह बात समझ में आती है? क्या चीज क्लियर है? टेंशन फोर्स निकाला है अभी हमने और दिखाई दे रहा है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी टेंशन फोर्स बढ़ेगा। मतलब जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन फोर्स कितना? 0। जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन फोर्स कितना? टोटल मास इंटू जी, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाने में टेंशन बढ़ रहा है, मतलब नीचे से अगर हमने पल्स जनरेट करी तो नीचे से ऊपर जाने में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब देखो इंटीग्रेशन से, क्योंकि तुम जेई के स्टूडेंट हो, इंटीग्रेशन से तुम्हें कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि वेव वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है नीचे से ऊपर जैसे ही पल्स जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कितना छोटा? dx। ये dx कितना छोटा है? कागज जितना पतला। कागज जितने पतले छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मान सकते हैं कि वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट ही होगी। तो इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सपोज पल्स ने लिया dt टाइम, तो dt टाइम कितना हो जाएगा? dt टाइम हो जाएगा इसकी स्पीड
दैट इज अंडर रूट ऑफ टी, रुको रुको रुको, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है, dx अपॉन स्पीड, तो छोटा सा टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा ये, dx अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, t कितना है x म्यू g डिवाइड बाई म्यू, तो बेटा dt कितना निकल के आया, dt निकल के आया x टू द पावर -1/2 अपॉन अंडर रूट g इंटू dx। इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वेव को इतना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर मैं छोटे छोटे डिस्टेंस पे लगा हुए टाइम को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम। बस आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन को करना है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ xg, ठीक है, तो भी सही है। इंटीग्रेट करो, टोटल टाइम लगा मान लो t, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, सपोज इस पूरे की लेंथ है l, बेटा x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से l। l की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा कि टोटल टाइम कितना लगा, 1 बाय अंडर रूट जी को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx फ्रॉम 0 टू l। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा करो इसका इंटीग्रेशन, कितना आएगा टाइम, टाइम कितना निकल के आएगा, 1 बाय अंडर रूट जी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 यानी 2, ठीक है। और लिमिट लगा दो 0 से l, तो टाइम बेटा निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ l बाई जी। बस अब वैल्यू पुट कर दो, l कितना है 20, g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया ये 2√2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये चीज समझ में आई बेटा, क्या ये सोल्यूशन समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट है पूछ लो, कहीं पे भी कोई डाउट है बताओ, ठीक है। तो एक एक स्टेप पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन से जेई वाले बच्चों को कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। एक चीज छोटी सी चीज का निकाल लिया, पूरे का पूछ लिया, इंटीग्रेशन करना है और क्या करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2√2 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा इसका एक और तरीका हो सकता है, इसका एक और तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, ध्यान से सुनना, मेथड 2, म्यू मैंने कह दिया मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन कितना है x म्यू जी, अभी अभी निकाला था, x डिस्टेंस के ऊपर टेंशन कितना है x म्यू जी, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी होती है अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू, तो म्यू से म्यू कैंसिल, वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट gx। अब अंडर रूट gx वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, जैसा जैसा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वेव के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और उसे हम लिख सकते हैं v dv by dx। तो बेटा वेलोसिटी को रख दो अंडर रूट gx dv by dx, इसको डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, तो अंडर रूट x से अंडर रूट x कैंसिल, g इंटू जी डिवाइड बाई 2, एक्सेलरेशन ऑफ वेव कितना निकल के आ गया g/2, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। इनिशियली टेंशन 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हाफ a_t², इसका मतलब टाइम कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2l बाय a, टाइम हो गया अंडर रूट ऑफ 2l बाय g/2, यानी टाइम हो गया 2 इंटू अंडर रूट 20/10 दैट इज 2√2 सेकेंड्स। इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन वाला मेथड आना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को, बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल में ये कहा गया है कि स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड बाय द सुपर इंपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
दो अलग अलग डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की जब वेव आती है तो वो क्या करती है, स्टैंडिंग वेव्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बेटा आपको यूं दे रखी है। स्टैंडिंग वेव में होता क्या है बेटा, स्टैंडिंग वेव में एक बार तो सीन कुछ ऐसा होता है, उसके आधे टाइम पीरियड बाद सीन कुछ ऐसा होता है। मतलब वेव सारे पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं, सारी की सारी पल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रही हैं ऐसे। ये है स्टैंडिंग वेव। एनर्जी ना तो इधर से इधर जा रही है ना इधर से इधर आ रही है। स्टैंडिंग वेव एनर्जी कन्फाइंड है एक रीजन में। सारे के सारे पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। नोड्स में एम्पलीट्यूड 0 है, एंटी नोड्स में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और सारे के सारे पार्टिकल मेन पोजीशन को सेम टाइम पे क्रॉस करते हैं। दैट इज स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, अब इस स्टैंडिंग वेव में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब वैसे तो स्टैंडिंग वेव की कोई वेलोसिटी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टैंडिंग वेव किससे बनती है, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स विच आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, तो उनमें से किसी एक वेव की आपसे वेलोसिटी पूछी गई है। तो बड़ा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। कैसे, ये क्या हो गया, ये तो हो गया के, और ये क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा। बेटा वेव वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा बाय के। ओमेगा कितना है 200 पाई डिवाइड बाय के कितना है 5 पाई बाय 4। तो वेलोसिटी कितनी निकल के आई, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 5 5 इट इज 160 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया ऑप्शन सी 160 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेव्स के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हो तो चांसेस हैं कि आपसे जेई मेंस में सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वेव को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस वेव के बारे में ये पता होना चाहिए कि वेव की इक्वेशन आई कैसे है, उसकी स्पीड क्या होती है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, और थोड़ी बहुत और बेसिक थे, केवल बेसिक बेसिक। 12th क्लास में वेव केवल बेसिक पढ़ाया गया है, क्योंकि शुरुआत में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि नई चीज है ना, ये मैकेनिक्स से रिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टफ है, आसान चीज है, ये आसान है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो देखो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्या था इसमें, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और वो इंटीग्रेशन वाला भी 4 नंबर का है, तो फायदे में हुआ ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड। ठीक है भाई, एक एंड से ही पाइप क्लोज है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप whose frequencies lie below 1250 हर्ट्ज। बेटा आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सवाल को करो, इसका आंसर दो। हाँ बेटा हेमंत कुमार, आपका जवाब बिल्कुल सही था, इसका जवाब दो। 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप इस सवाल को अटेम्प्ट करो। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। समय समाप्त होने वाला है। टाइम्स अप, टाइम्स अप। ध्यान से देखो, एक एंड से ये क्लोज है। जब एक एंड से ये क्लोज होता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेटा यहां एंड पे तो होगा ऑलवेज नोट, इस एंड पे हमेशा क्या होगा, एंटी नोट। तो ध्यान से देखना, ये जो है पूरी वेव का 1/4 पार्ट है, यानी इसको मैं कह सकता हूं लैम्डा बाय 4, और यही डिस्टेंस किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द कॉलम के इक्वल, जिसे हमें कितना दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर। तो यानी इस केस में मैं कह सकता हूं कि लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू एल, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू 4L।
बस लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई, तो क्या मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है? हाँ भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी f1, इट इज v बाय लैम्डा, v बाय लैम्डा दैट इज 4l, फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा दैट इज 4l, v बाय 4l। अच्छा, v जो है वो कौन डिसाइड करेगा? क्या फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी v? नहीं। क्या लैम्डा डिसाइड करेगा v? नहीं। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है जिससे v निकाल सकते हैं अपन, वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे केवल और केवल। याद करो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, जहां पे गामा बाय रो किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, गामा पे डिपेंड करती है, लेकिन लैम्डा और एफ में ये रिलेशन होता है कि v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। चलिए, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ गई? v बाय 4। अच्छा, फर्स्ट ओवरटोन की बात करें, फर्स्ट ओवरटोन मतलब, इसका मतलब है कि एक नोड और बढ़ा दो। ये देखो, अब ध्यान से देखना, यहां पर केवल इतना सा पोर्शन है जो लैम्डा के बराबर है, इसे कह दो लैम्डा 1, लैम्डा 1। ठीक है, ये लैम्डा बाय 4 के बराबर है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? लेंथ। तो यहां पर लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू एल, यानी एल इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, बेटा एल कितना है? एल इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा कितना आ गया? 4l बाय 3। तो यहां पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? बेटा निकल के आएगी v बाय लैम्डा। सो v बाय लैम्डा इज 4l बाय 3, यानी मैं nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। हो क्या रहा है? पहले वाले के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? v बाय 4l, दूसरे वाले के लिए 3v बाय 4l, तीसरे वाले के लिए 5v बाय 4l, यानी ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय v बाय 4l। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इट इज 2n प्लस 1 v बाय 4l, क्योंकि 2n प्लस 1 क्या है? ये ऑड नंबर है। किसी भी नंबर को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो इवन हो जाता है। ठीक है, तो 2n इवन हो गया, उसमें 1 प्लस कर दो तो ऑड हो गया। तो इस तरीके से हम जनरलाइज वे में से लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2n प्लस 1 डिवाइड इंटू v बाय 4l। यहाँ पे n की वैल्यू आप रख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो 0 रखो आएगा v अपॉन 4l, 1 रखो कितना आएगा? 3v बाय 4l, 2 रखो कितना आएगा? 5v बाय 4l। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर इसकी लेंथ है 85 सेंटीमीटर, तो इस पाइप में 1250 हर्ट्ज के बिलो कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है? कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं पहले निकाल लेता हूं कि 1 कितना था? 1250, n की वैल्यू अलग अलग पुट करो और देखो कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1250 से नीचे आ रही है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा n की वैल्यू होनी चाहिए 5.7 ताकि फ्रीक्वेंसी ये आ जाए, यानी 0 से लेके 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेके 5 तक अगर आप वैल्यू यहां पुट करते हो, यानी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज? v अपॉन 6 फ्रीक्वेंसीज, v अपॉन 4l, 3v अपॉन 4l, 5v अपॉन 4l, ये हो गई 3, फिर 7v अपॉन 4l, 9v अपॉन 4l, 11v अपॉन 4l। ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी? 1250 हर्ट्ज से नीचे आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा आपको v की वैल्यू गिवन है, आपको l की वैल्यू गिवन है, तो उससे हम ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ n इक्वल्स टू 0 से लेके n इक्वल्स टू 5 तक की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं फ्रीक्वेंसी की, वो 1250 हर्ट्ज से बिलो है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि find the number of possible natural oscillation of air column in 5 whose frequency lie below 1250 hertz। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, दैट इज 6। समझ में आया? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। और इसी टाइप के सवाल
पूछे गए हैं जेई में। ठीक है, ऐसा नहीं कि जेई बहुत ज्यादा हार्ड सवाल पूछते, नहीं, इसी टाइप के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है द टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर बिटवीन फिक्स एंड इज 110 centimeter. Two bridge are placed to divide the length of wire in ratio 6:3:2. ठीक है, the tension in the wire is 400 Newton. Mass per unit length is 0.01 kg per meter. What is the minimum common frequencies with these three parts can vibrate? ठीक है, सोनोमीटर वायर मतलब एक ऐसा वायर जो कि दो रिजिड एंड से बंधा हुआ है, उसमें हम फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी, ठीक है, तो अलग अलग हम जनरेट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है, जैसे भी हमने निकाला था ना कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवा सकते हो, ये तो खैर साउंड वेव का था। ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल थी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के केस में है, स्ट्रिंग के केस में लेंथ इस रेशियो में डिवाइड की गई है, उसे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे तीनों को हम बजा सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि उनकी कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन सी पॉसिबल है, मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी, यानी हमें सबकी सारी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और देखना है उनमें से कॉमन कौन सी है। ठीक है, या फिर पहले निकाल लो और एलसीएम ले लो। ध्यान से सुनना, इधर करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखो, अगर ये एक वायर है, इसमें हम सिंपल फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, इस तरीके से वाइब्रेशन हो। सेकंड कौन सा पॉसिबल है? सेकंड ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड कौन सा पॉसिबल है? थर्ड ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई पॉसिबल नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई पॉसिबल नहीं है। इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब सवाल में कहा गया है कि तीन अलग अलग लेंथ है हमारे पास, ऐसे तीन अलग अलग अरेंजमेंट है, लेंथ है 6:3:2 के रेशियो में, और टोटल लेंथ कितनी थी जिसको काट के बनाया गया है? 110 सेंटीमीटर। तो उस अलग अलग लेंथ पे हम ऐसे अलग अलग वाइब्रेशन कर सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली की है दूसरी की है तीसरी, नहीं, ये एक सिंगल है, ऐसी तीन है टोटल, तीनों पे अलग अलग वाइब्रेशन करना है। आपको देखना है कि कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है। तो ध्यान से सुनना, ये कितना है बेटा? ये है λ/2, दिखाई दे रहा है? ये कितना है? ये है लैम्डा। ये कितना है? दिस इज λ/2, 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 3 λ/2। यानी इस केस में λ/2 लेंथ के बराबर है, इस केस में लैम्डा लेंथ के बराबर है, और इस केस में 3 λ/2 लेंथ के बराबर है। तो अगर λ/2 लेंथ के बराबर है तो लैम्डा कितना आ गया? 2l। अगर लैम्डा l के बराबर है तो इस केस में लैम्डा कितना आ गया? l। अगर ये पूरी चीज लेंथ के बराबर है तो यहां पर लैम्डा कितना आ गया? 2l/3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कंबाइनली लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा? ध्यान से सुनना, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? v/λ, दैट इज v/2l। इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? v/λ, दैट मींस v/l, क्योंकि लैम्डा l के बराबर है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? v/λ, यानी v/2l/3। तो मैं कह सकता हूं यहां पे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ रही है? nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई nv/2l, v/2l, 2v/2l, 3v/2l, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए nv/2l। अब ऐसी तीन अलग अलग वायर्स हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है, तो इन सबकी फ्रीक्वेंसी निकालो और देखो कॉमन कौन सी आ रही है, मिनिमम। यही पूछा गया है सवाल में। तो ध्यान से सुनना, अगर 110 सेंटीमीटर की लेंथ है, उसे हम 6:3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो लेंथ कौन कौन सी निकल के आएगी? 60, 30 एंड 20 सेंटीमीटर। देखो ऐड करो, 110 बन रहा है। ठीक है, टेंशन इन द वायर गिवन है कितना? 400 न्यूटन। मास पर यूनिट लेंथ कितना है? 0.01 kg। तो
हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज करके बता सकते हैं कि लेंथ के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। बेटा v की वैल्यू कितनी होती है स्ट्रिंग में, अंडर रूट टी बाई म्यू। सो दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है v बाई 2l, दैट मींस अंडर रूट t बाई म्यू इंटू 1 बाई 2l। इनकी वैल्यू पुट करो, टेंशन की वैल्यू पुट करो, म्यू की वैल्यू पुट करो, तो आपको मिलेगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ गई 1000 बाई 11 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, ये 11 नहीं होगा बेटा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, टी की वैल्यू पुट करो, म्यू की वैल्यू पुट करो और एल की वैल्यू पुट करो। तो फर्स्ट वायर जिसकी लेंथ थी 6, उसके लिए आपको मिलेगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये 1000 बाय 6। सेकंड के लिए मिलेगी 1000 बाय 3 हर्ट्ज, थर्ड के लिए मिलेगी 1000 बाय 2 हर्ट्ज। ठीक है, ये तो हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 6, 3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 6 एंड 6 इंटू 1000 डिवाइड बाय 6। इसकी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, 2 इंटू 1000 बाय 3, 3 इंटू 1000 बाय 3। इसकी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, और भी है आगे, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि बेटा कॉमन निकल के आ चुका है। ध्यान से देखो, इसकी हो जाएगी 2 इंटू 1000 बाय 2 हर्ट्ज। तो ध्यान से देखो, ये और ये कॉमन निकल के आ गई। मतलब पहली वाली वायर का जिसका लेंथ है 6, जिसका लेंथ है 60 सेंटीमीटर, उसके लिए 6 मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, दूसरी वाली वायर के थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर, और ये दोनों किसके बराबर है, तीसरी वाली वायर के सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो बेटा कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन सी निकल के आई, 1000 हर्ट्ज। कॉमन फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, ये कंसेप्ट अगर पता है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है ये, एक दो सवाल करोगे फील आ जाएगा। तो बस एलसीएम लेना था इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसकी टेबल लिखनी थी और एलसीएम लेना था। क्या यह चीज सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, इसमें कहा गया है कि ओपन पाइप एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f in air. The pipe is dipped vertically in water so that half of it is in water. Then the fundamental frequency of the air column is now. कंपेयर करना है, तो ध्यान से देखो, जब ये ओपन था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब 2 एंटी नोड और एक नोड। ठीक है, तो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, यानी यहां पर एंटी नोड, यहां पर नोड, यहां पे एंटी नोड। तो ध्यान से देखो, ये हो गया लैम्डा बाय 4, ये हो गया लैम्डा बाय 4, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया लेंथ किसके बराबर, लैम्डा बाय 2 के बराबर। ये टोटल लेंथ किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाय 2 के बराबर। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएगी, v बाय लैम्डा, दैट इज 2l। अब आपसे कहा गया है कि इसको आधा हमने किसमें डिप कर दिया, पानी में। इसको हमने आधा पानी में डिप कर दिया। आधा हमने इसको पानी में डिप किया, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट वन एंड। बेटा ये क्लोज हो चुका है, अब क्योंकि ये क्लोज हुआ है तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसी बनेगी, यहां पर तो बन जाएगा नोड और यहां पर क्या बन जाएगा, एंटी नोड। ध्यान से देखो, अब ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस हो गई l बाई 2 के बराबर, जो कि किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4 के बराबर। तो यानी यहां से लैम्डा की वैल्यू फिर से कितनी निकल के आ गई, 2l। तो यहां की भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएगी, v बाय 2l, दैट इज इक्वल्स टू f। यानी आधा पानी भरने के बाद, क्योंकि ये क्लोज एंड हो जाता है, क्लोज एंड क्लोज ऑर्गन पाइप हो जाता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लैम्डा भी डिक्रीज हो गया, एल भी डिक्रीज हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए
अगला सवाल, ये सवाल जो है बेटा ये बीट्स के ऊपर है। क्या कहता है क्वेश्चन? अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स विद फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड गिव्स 1 बीट per second in the third normal mode of vibration of an open pipe. Then what is the length of the pipe? What is the length of the pipe? चलिए तो बेटा ध्यान से देखो, ओपन ऑर्गन पाइप है हमारे पास और इसका थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या हो गया? इसमें 3 नोड्स बनेंगे, 3 नोड्स बनेंगे इसमें ऐसे। ठीक है, इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई? लैम्डा बाय 4। 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 6 लैम्डा बाय 4। इसका मतलब टोटल लेंथ जो है वो किसके बराबर है बेटा? 6 लैम्डा बाय 4 इसके बराबर है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256 हर्ट्ज, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? या तो 255 हर्ट्ज या फिर 257 हर्ट्ज। इन दोनों में से एक ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1 बीट पर सेकंड हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 बीट पर सेकंड मिलने का मतलब है कि डिफरेंस जो है फ्रीक्वेंसी का वो 1 है। अब वो एक ज्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी निकल के आएगी? बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी v बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2l/3। सो 2l/3 ये निकल के आई इसकी फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द पाइप कितना है। लेंथ ऑफ द पाइप l की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा l की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 3v/2f। अब f की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, दोनों वैल्यू को पुट करो और देखो आंसर क्या क्या आता है। दोनों वैल्यू को पुट करो और देखो क्या आंसर आता है। अच्छा, तो if f is equals to 255 हर्ट्ज तो l कितना आएगा? 3 इंटू वी 340 डिवाइड बाय 2 इंटू 255। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा लगभग 200 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में है। अच्छा, इफ f इज इक्वल टू 257 हर्ट्ज तो बेटा l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 340 डिवाइड बाय 2 इंटू 257। थोड़ा सा कम निकल के आएगा बेटा, ये लगभग निकल के आएगा 198 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों लेंथ जो है वो पॉसिबल है। अब क्योंकि ये दोनों लेंथ पॉसिबल है तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में केवल 200 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। जब दो साउंड हमें सुनाई दे जिसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज द बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ बीट हर्ड बाय अस इन 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। 5 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज साउंडेड विद अ सोनोमीटर वायर। ठीक है, अंडर सम टेंशन when the length of the sonometer wire is either 0.95 meter or 1 meter, then what is the frequency of the fork? ठीक है, तो ध्यान से देखो, 5 बीट पर सेकेंड हमें सुनाई दे रही है when a tuning fork is sounded with a sonometer wire। ठीक है, सोनोमीटर वायर से हमने किसी पर्टिकुलर टेंशन पे हमने इसे वाइब्रेट किया तो 5 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूनिंग फॉर्क की अगर फ्रीक्वेंसी है n डैश,
तो डेफिनेटली सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी या तो है n डैश प्लस 5 या फिर है n डैश माइनस 5, तभी हमें 5 बीट्स पर सेकेंड सुनाई दे रही है। ठीक है, तो अब सोनोमीटर वायर कैसा होता है? दो रिजिड एंड से बंधा हुआ। ठीक है, अब इसमें ऐसे वाइब्रेशन भी हो सकते हैं। अपन अगर बढ़ाते जाएं मोड ऑफ वाइब्रेशन तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो बीच में दो नोट्स आने लगेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी होती है NV/2L, जहां पे n क्या है? मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो दो लूप बन रहे हैं छोटे छोटे, 3 लूप बना दूंगा तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन n। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह दूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज n डैश, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ध्यान से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि n डैश प्लस 5 डिवाइड बाय n डैश माइनस 5 इज इक्वल्स टू 100/95। क्यों 100/95? क्योंकि पहले केस में है 0.95 मीटर, दूसरे केस में है 1 मीटर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी या तो 5 ज्यादा है या 5 कम है। ठीक है, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसमें लेंथ कम, जिसमें फ्रीक्वेंसी कम उसमें लेंथ ज्यादा। तो बेटा यहां से अपन n डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। n डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 195 हर्ट्ज। सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, बस ये इक्वेशन तक पहुंचना था अपना एम। ये इक्वेशन तक पहुंच गए, n डैश की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई? 195 हर्ट्ज। जैसे ही n डैश की वैल्यू निकल आई, भाई यही तो पूछा था, हमसे पूछा गया था कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज n डैश। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? तो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम में भी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो बस यहां तक ही खत्म हो गई। आपने ये इक्वेशन निकाली, बस फिजिक्स खत्म। चलिए एक सवाल, आखिरी सवाल अब डॉपलर इफेक्ट का। क्या है इस सवाल में? A train is moving on a straight track with a speed 20 meter per second. It is blowing its whistle at frequency of 1000 hertz. ठीक है? The percentage change in the frequency heard by a person standing near the track as train passes from him is. ठीक है? क्या कहा गया है कि ट्रेन आ रही है। डेफिनेटली जब ट्रेन आ रही है, सोर्स हमारी तरफ मूव कर रहा है, तो हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। जब वो हमारे यहां से पास कर जाएगी, ट्रेन हमसे दूर जा रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम सुनाई देगी। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि कितना परसेंटेज चेंज आया फ्रीक्वेंसी में। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ध्यान से देखो, ट्रेन जब अप्रोच कर रही थी पर्सन को, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू v upon v minus vs, where v is the velocity of sound and vs is the velocity of source. और जब सेम ट्रेन पर्सन से दूर जा रही है, तब अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? v upon v plus vs into s। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे केस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स मूव कर रहा हो, दोनों पास में आ रहे हो, दोनों दूर में जा रहे हो, तो अलग अलग केस में फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पहली फ्रीक्वेंसी थी ये, बाद में फ्रीक्वेंसी बन गई ये। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी मींस चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इज द परसेंटेज चेंज। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? v अपॉन v माइनस vs माइनस v अपॉन v प्लस vs इंटू 100। ये हो जाएगा 2v vs अपॉन v स्क्वायर माइनस vs को स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, 20 मीटर पर सेकेंड 320 मीटर पर सेकेंड से बहुत छोटा है, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपलिसिटी के लिए हम कह देते हैं v स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू v स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लगभग लगभग कितनी निकल के आ गई है बेटा?
ये और इसका एक स्क्वायर कैंसिल, तो 2vs डिवाइड बाई v। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, vs की वैल्यू रखो 20, v की वैल्यू रखो 320, तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा 12%। आंसर वैसे आ रहा है 12.5% क्योंकि अपन ने अप्रोक्सीमेशन लिया है, ठीक है, तो आंसर आ गया 12%। अब देखो 12% के पास एक ही ऑप्शन है बी, 12.5 के आसपास कौन सा ऑप्शन है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? तो बस ऐसे ही फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जेई मेंस में। जेई एडवांस के लिए आपके लिए अलग से हम बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन लेके आने वाले हैं, तो बेटा जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन, दिस इज सुमित तलवानी साइनिंग आउट, थैंक यू वेरी मच।